स्वागत है आप सभी लोगों का आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपका एसएसटी टीचर अजय पांडे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 को पढ़ रहे थे, जो कि लास्ट चैप्टर है आपकी एसएसटी इकोनॉमिक्स का। चैप्टर का नाम था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस टॉपिक पर 2 वीडियो ऑलरेडी ही आपके पास प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आशा करता हूं कि आप उनको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और वीडियो में यदि कोई कमी है, कोई अच्छी चीज़ है तो उसको कमेंट के जरिए आप बता भी सकते हैं। आज इसी चैप्टर का लास्ट पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसके बाद जो एसएसटी का इकोनॉमिक्स है आपका कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। आज इसी पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस पॉइंट से हमको पढ़ना था, तो आज मैं इसी पॉइंट से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपनी बुक खोलकर तैयार होंगे और पेन और पेपर भी साथ में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। यानी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये गवर्नमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। यानी सरकार के द्वारा फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। द कवरेज ऑफ पीडीएस वॉज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। ये जो पीडीएस था, जब शुरू में इसको लागू किया गया तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। यानी जो गरीब हैं उनको भी अनाज दिया जाता था, जो गरीब नहीं है उनको भी अनाज दिया जाता था। ओवर द ईयर्स, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस हैज़ बीन रिवाइज टू मेक इट मोर इफिशियंट एंड टारगेटेड। लेकिन बाद के वर्षों में इस पॉलिसी को क्या किया गया? मोर इफिशियंट बनाया गया, यानी अधिक प्रभावी बनाया गया, एंड टारगेटेड बनाया गया। टारगेटेड का मतलब होता है लक्ष्योन्मुखी, यानी लक्ष्य की ओर। टारगेटेड का मतलब होता है लक्ष्य की ओर। जैसे आप लोग भी टारगेटेड स्टडी करते हैं, आपको जो बनना है जीवन में आप उसको ध्यान में रख के पढ़ते हैं। ऐसे जब गवर्नमेंट स्कीम बनाती है तो वह भी अपने स्कीम को क्या करती है? टारगेट करती है कि हम इस स्कीम को कहाँ तक पहुँचाएंगे और किसके बीच पहुँचाएंगे। तो पीडीएस को बाद के वर्षों में इसको क्या किया गया? रिवाइज किया गया, सो दैट वी कैन मेक इट मोर इफिशियंट एंड टारगेट, ताकि गवर्नमेंट अपनी उस स्कीम को मोर इफिशियंट और टारगेटेड बना सके। इन 1992 रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम RPDS was introduced in 1700 ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। और 1992 में इसी पीडीएस को, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया गया, और इसको देश के कुल 1700 ब्लॉकों में इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कर दिया गया। The target was to provide the benefits of PDS to remote and backward areas। और ये RPDS का जो लक्ष्य रखा गया, वो लक्ष्य रखा गया कि PDS का जो बेनिफिट है वो रिमोट यानी कि दूर दराज, रिमोट का मतलब होता है दूर दराज के क्षेत्र में, इसके अलावा बैकवर्ड एरियाज़ यानी जो क्षेत्र पीछे रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, उन क्षेत्रों में जो गरीब परिवार हैं उनको अनाज पहुंचाया जा सके। यानी RPDS का लक्ष्य था कि देश के दूर दराज और पिछड़े इलाकों में फूड सिक्योरिटी का बेनिफिट लोगों को मिले। फ्रॉम जून 1997 इन ए रिन्यूड अटेम्प्ट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। फिर इसी प्रोग्राम को, यानी पहले PDS को RPDS किया गया, फिर RPDS को क्या किया गया? TDPS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम दिया गया। कब दिया गया? जून 1997 में। और इसका जो सिद्धांत रखा गया कि देश के किसी भी हिस्सों में, पुअर इन ऑल एरियाज, देश के किसी भी हिस्से में यदि गरीब रहते हो तो उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लाभ मिल पावे। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दैट ए डिफरेंट प्राइस पॉलिसी वॉज एडाप्टेड फॉर द पुअर एंड नॉन पुअर्स की TDPS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहली बार ऐसा किया गया कि 2 कैटेगरी बनाई गई, एक पुअर यानी कि गरीबों की, एक नॉन पुअर यानी जो गरीब नहीं हैं। अब पुअर को अलग रेट पर दिया जाता था अनाज, फूड ग्रेन्स, और नॉन पुअर को अलग रेट पर दिया जाता था। यानी पहली बार देश में ऐसा हुआ कि गरीबों के लिए अलग प्राइस और नॉन पुअर्स के लिए अलग प्राइस रखा गया। किस स्कीम में रखा गया? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इसके पहले पीडीएस में ऐसा नहीं होता था, यानी उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं
होता था। फर्दर इसके बाद इन 2000 में 2 स्पेशल स्कीम वर लॉन्च्ड, 2 नई योजनाएं लॉन्च की गई। पहली योजना थी अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी थी अन्नपूर्णा स्कीम। अब ये 2 योजनाएं तो मुझे लगता है आज भी चल रही हैं। आप गांव में देखते होंगे जो गरीब परिवार हैं उनके पास अंत्योदय कार्ड होता है और उस कार्ड के जरिए जब लेके जाते हैं वे फेयर प्राइस शॉप पे तो उनको अनाज मिलता है कम कीमत पर, यानी बाजार से कम कीमत पर उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। तो गवर्नमेंट की 2 स्कीम जो 2000 में लागू की गई, उसमें एक स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना जिसको कहते हैं AAY और दूसरा था अन्नपूर्णा स्कीम जिसको कहते हैं APS विद स्पेशल टारगेट ग्रुप्स। और इन 2 स्कीमों का लाभ एक स्पेशल ग्रुप को दिया जाता था और ग्रुप क्या होता था, पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी जो अति गरीब है। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब जो अति गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, जिनके पास नियमित रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों को कहा जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इन लोगों को ये लाभ दिया गया जिनको अंत्योदय अन्न योजना या अन्नपूर्णा स्कीम का लाभ मिलता था। इसके अलावा किसको मिलता था, इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को, यानी जो वृद्ध नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं जिनका कोई सहारा नहीं हो। इंडिजेंट माने जिनका कोई सहारा ना हो, ऐसे लोगों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया। द फंक्शनिंग ऑफ द 2 स्कीम्स वाज लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द पीडीएस। ये जो 2 स्कीमें हैं यानी अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम, इन दोनों को जोड़ दिया गया, किससे, पीडीएस से जोड़ दिया गया। इन 2 स्कीमों को पीडीएस से जोड़ दिया गया। सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पीडीएस आर समराइज्ड इन टेबल 4.3। आप अपनी बुक में जो टेबल दिया गया है 4.3 उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फीचर दिए गए हैं। किसके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के फीचर दिए गए होंगे, आप उनको देखकर समझ सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। द पीडीएस हैज़ प्रूव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ओवर द ईयर्स इन स्टेबलाइजिंग प्राइस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइस। अब जो पीडीएस है इसका लाभ क्या हुआ, इसका लाभ ये हुआ कि कीमतों को स्थिर रखने में सरकार को मदद मिली। यानी जब गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन्स को बांटना शुरू किया मार्केट से कम प्राइस में, तो मार्केट में इन चीज़ों के दाम नहीं बढ़े। और दूसरा क्या लाभ मिला, मेकिंग फूड अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट द अफोर्डेबल प्राइस, यानी उपभोक्ता को उसकी पहुंच में मिलने वाले अनाजों को उपलब्ध कराना। यानी कीमत जब कम रहेगी तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन अनाज को खरीद सकता है। तो यही 2 लाभ मिले, पहली कीमतें बढ़ नहीं पाई, दूसरी सबकी पहुंच में फूड ग्रेन्स हो गया, जो कि मैंने इस पहले वीडियो में बात की थी, एक्सेसिबिलिटी की बात की थी, यानी भोजन तक सबकी पहुंच हो, वही एक्सेसिबिलिटी इस स्कीम में प्रोवाइड की गई है। इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus region of the country to the deficit one। इस स्कीम से ये भी फायदा हुआ कि यदि किसी क्षेत्र में अनाज जो है सरप्लस हो गया, सरप्लस माने आवश्यकता से अधिक हो गया, तो इस अनाज को सरकार खरीद कर उन क्षेत्रों में पहुंचाती थी जहां फूड ग्रेन्स की क्या है, शॉर्टेज है, यानी कि स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी या शॉर्टेज भी बोल सकते हैं। तो जिन क्षेत्रों में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज या स्कैरसिटी थी उन क्षेत्रों में अनाज पहुंचाया जाता था उन क्षेत्रों से खरीदकर जहां पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन सरप्लस हुआ करता था। तो ये गवर्नमेंट ये ऐसा क्यों करती है, ताकि जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके, यानी भूख से किसी की मौत ना हो, भूखमरी से किसी की मौत ना हो, इसीलिए इस स्कीम को लागू किया गया। इन एडिशन माने इसके अतिरिक्त द प्राइस हैव बीन अंडर रिविजन इन फेवर ऑफ द पुअर हाउस होल्ड इन जनरल। इसके अलावा गरीबों की पहुंच में अनाज हो पावे इसके लिए उनकी जो कीमतें थीं उसको सरकार ने कंट्रोल किया। द सिस्टम इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन द प्रोक्यूरमेंट हैज़ contributed to an increase in food grains production and provided income security to farmers in certain regions। द सिस्टम मानी यह जो तंत्र बना, यह जो व्यवस्था बनी, इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है, जिसको मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपको समझा था, एंड प्रोक्यूरमेंट, और जो खरीदारी होती है, प्रोक्यूरमेंट माने खरीदारी जो कि FCI के द्वारा होता है, हैज़ कंट्रीब्यूटेड एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स। इन स्कीमों को लागू होने से जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो बढ़ा,
वो क्या हुआ, किसान उसके प्रति और आकर्षित हुए, उन्होंने अनाजों का उत्पादन और बढ़ा दिया क्योंकि सरकार उनके अनाजों की खरीदारी करती है। एंड प्रोवाइडेड इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स इन सर्टेन एरियाज, और कुछ क्षेत्रों में किसानों को इसका लाभ भी मिला क्योंकि उनके अनाज की खरीदारी अब गवर्नमेंट स्वयं कर रही थी। हाउएवर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज फेस्ड सेवरल क्रिटिसिज्म ऑन सेवरल ग्राउंड, यद्यपि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कई आधारों पर निंदा यानी कि आलोचना भी की जाती है। इंस्टेंसेस ऑफ हैंगर आर प्रिविलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज, हमारे देश में बहुत सारे गोदाम खाने होने के बाद भी ऐसी सूचनाएं आती हैं, ऐसे समाचार आते हैं कि लोग भूख की वजह से मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं, यानी भोजन के अभाव में वह अपना प्राण त्याग देते हैं। FCI गोडाउन्स और ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन्स, FCI के जो गोदाम हैं वह अनाजों से भरे हैं। कभी कभी तो समाचार ऐसा भी आता है कि FCI के गोदाम में रखे हुए अनाज सड़ गए, यानी सरकार उनको बांट नहीं पाई करप्शन की वजह से, तो FCI में रखे अनाज सड़ जाते हैं और लोग भूख से मर जाते हैं। तो इस आधार पर भी इस स्कीम की यानी कि PDS की आलोचना की गई। विद सम रोटिंग अवे एंड सम बीइंग ईटन बाय रैट्स, ये देखिए साफ साफ लिखा है, रोटिंग माने सड़ जाना, कुछ अनाज तो FCI के गोदाम में सड़ जाते हैं और कुछ चूहों के द्वारा खा लिए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको जो चार्ट दिया गया 4.2, इसमें आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं इसकी तरफ। अंत्योदय अन्न योजना क्या है, इसको यहाँ पर दिया गया है, इसको समझते हैं। अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000, यानी दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना को लागू किया गया था। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द BPL फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाइड। इस योजना के अंतर्गत देश में 1 करोड़ गरीब परिवारों को, यानी BPL में, बिलो द पुअर्टी लाइन में जो 1 करोड़ परिवार हैं, गरीब कहे जाते हैं, उनको चिन्हित किया गया। पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया गया, स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा थ्रू ए बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी BPL लाइन के जरिए पहले गरीबों की पहचान की गई। ये काम किसने किया गया, राज्य सरकारों का जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम डिपार्टमेंट होता है, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो विभाग होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वे गांव का विकास करें, उन विभागों को जिम्मेदारी दी गई कि वे गरीबों को चिन्हित करें। और सर्वे 25 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली एट ए हाईली सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ ₹2 पर किग्रा फॉर व्हीट एंड ₹3 पर केजी फॉर राइस। और इन गरीब परिवारों को ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं दिया गया और ₹3 प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया गया। यानी अंत्योदय अन्न योजना कार्ड में जो भी उसके एलिजिबल लोग हैं, योग्य हैं, जिनको अंत्योदय अन्न कार्ड मिला हुआ है, उन लोगों को ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता है और ₹3 प्रति किलो के हिसाब से उनको चावल उपलब्ध कराया जाता है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सके, कोई भूख से ना मारे। दिस क्वांटिटी हैज़ बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 25 to 35 kg विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2002, और फिर इसकी सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25 किलो गेहूं और 35 किलो चावल कर दिया गया, अप्रैल 2002 से कर दिया गया। द स्कीम हैज़ बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाई एडिशनल 50 लाख BPL फैमिलीज इन जून। अब इस स्कीम में क्या हुआ, जैसे हर साल गरीबों की संख्या बढ़ती है तो जो नए गरीब आते हैं उनको इसी कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है सब्सिडी के बारे में आपको बताया गया है, देख लेते हैं सब्सिडी क्या होता है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि सब्सिडी आप लोग समझ रहे होंगे। सब्सिडी का मतलब होता है सहायता करना। सब्सिडी इज़ ए पेमेंट दैट ए गवर्नमेंट मेक्स to a producer to supplement the market price of a commodity. Subsidies can keep कंज्यूमर प्राइस लो वाइल मेंटेनिंग ए हायर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये कोई कंपनी है, कंपनी चावल खरीदती है, मान लीजिए कंपनी ने 50 किग्रा चावल खरीदा और ₹50 प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदा, यानी इस कंपनी ने 50 किलोग्राम चावल खरीदा और 1 किलो की कीमत उसने दाम जो दिया ₹50 दिया। तो इस तरह कंपनी को कुल ₹2500 खर्च करने पड़े, यानी कंपनी को इन चावल को खरीदने में जो कीमत अदा करनी पड़ी वह 2500। इसके अलावा कंपनी को कुछ मजदूर भी लगाने होंगे। कंपनी को अनाज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना में भी खर्चा हुआ होगा। हम मान लेते ₹1000 कंपनी को उसमें
लगाने पड़े। इस प्रकार कंपनी के कुल 3,500 रुपये खर्च हुए। अब गवर्नमेंट इस कंपनी से कहती है कि नहीं भैया, आप चावल को केवल 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दो। तो कंपनी कहती है मेरा घाटा हो जाएगा अगर हम 20 रुपया, क्योंकि हमने तो स्वयं 50 रुपये किग्रा के हिसाब से खरीदारी की है, तो हमको 1 किग्रा के पीछे 30 रुपये का घाटा होगा। इसके अलावा जो 1,000 रुपये मेरा एक्स्ट्रा खर्च हुआ, जो सामानों को इधर से उधर लाने में, मजदूरों को लगाने में, वो भी पैसा हमारा जा रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको इसके बदले में आपको सब्सिडी देंगे, यानी कि पैसा देंगे, यानी जो आपको घाटा हो रहा है वो घाटा हम आपका पूरा करेंगे। यानी वो खर्चा सरकार वहन करती है जो खर्चा कंज्यूमर पर आता है, यानी उपभोक्ताओं पर आने वाले खर्चे को जब सरकार अपने ऊपर ले लेती है उसी को कहते हैं सब्सिडी। मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सब्सिडी होती क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। इसमें दिया गया है इन 2014 द स्टॉक ऑफ द व्हीट राइस विद एफसीआई वाज। अब इसमें दिया गया है कि कितना एफसीआई के पास अनाज था, तो ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं, यहाँ देखते हैं। हाउएवर दिस रिमेंडेड कंस्टेंटली हायर देन द, यानी जो बफर स्टॉक होता, मैंने आपको बताया था हर साल गवर्नमेंट देखती है कि उस एफसीआई के गोदाम में कितना अनाज है और वो प्रति वर्ष कितना बढ़ा है, कितना घटा है, यही सब आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो इसमें इम्पोर्टेंट है। ये देखिए राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP have reached the maintenance cost of procuring food grains by the government. Rising transportation and storage cost of the FCI are other contributing factors in this increase। इसमें भी कोई विशेष इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं दी गई है। तो मैं अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर। अब यहाँ पर दिया गया है एज पर NSSO रिपोर्ट। अब यहाँ पर एक शब्द आया है NSSO, मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती है, पूरे देश में क्या करती है? सर्वे। ये फिर ये अपने सर्वे की जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है। फिर इसी के सर्वे के आधार पर भारत में BPL नहीं, आप PL लिख सकते हैं, PL मतलब पॉवर्टी लाइन। तो NSSO के द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता है, यानी पॉवर्टी लाइन क्या होगी, कितने पर माना जाएगा कि कोई व्यक्ति गरीब है या गरीबी से ऊपर है, तो वो गरीबी रेखा जो निर्धारण होता है वह NSSO के सर्वेक्षण के आधार पर ही गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें भी आंकड़ों की बात कही गई है, तो आंकड़े उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं क्योंकि आंकड़े हर वर्ष हर महीने बदलते रहते हैं। इसमें से और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं देख लूँ कि इसमें कुछ है कि नहीं। अब इसमें एक जो लास्ट पॉइंट है आपकी बुक का वो है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव माने होते हैं संघ समितियाँ, यानी कुछ लोगों का समूह मिलकर कोऑपरेटिव बनाते हैं। कोऑपरेटिव की भी भूमिका होती है, हालांकि भ्रष्टाचार के कारण ये कोऑपरेटिव उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। फिलहाल देख लेते हैं इस पॉइंट में क्या दिया गया है। द कोऑपरेटिव आर आल्सो प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, स्पेशली इन सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देश के दक्षिणी हिस्से में, यानी भारत के इस हिस्से में, और वेस्टर्न पार्ट यानी कि इंडिया को जब ऐसे बांटेंगे तो ये जो इलाका है, ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये सब वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। और सदर्न पार्ट में आपके आते हैं तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, ये सब आपके साउथ में आते हैं। तो वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये जो कोऑपरेटिव है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है ताकि फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को दूर किया जाए। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप टू शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड टू द पुअर पीपुल। एक कोऑपरेटिव क्या है? कुछ लोगों को समूह बना दिया गया, इनको दुकानें खोलने का लाइसेंस दिया गया। ये दुकानों पर कम कीमत पर अनाजों को बेचा जाता है ताकि लोग यहाँ कोऑपरेटिव पे आके कम कीमत पर अपने ज़रूरी अनाजों की खरीदारी कर सकें। तो कोऑपरेटिव की यही भूमिका है, और ख़ास करके वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी देश के
पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में इन कोऑपरेटिव का विशेष महत्व है। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव। अब तमिलनाडु में जितनी फेयर प्राइस शॉप हैं, जैसा कि मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था, यानी उचित दर की दुकान जो हैं उसमें 94% जो दुकानें हैं तमिलनाडु में, ये 94% दुकानें कोऑपरेटिव के द्वारा चलाई जाती हैं, ये कोऑपरेटिव उनको रन करते हैं। जबकि हमारे क्षेत्र में आप यूपी में देखते होंगे कि जो कोटेदार होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी पंचायत इनको नियुक्त करती है। हालांकि ये लोग सरकारी नहीं होते, यद्यपि ये बाजार से कम कीमतों पर फूड ग्रेन्स को लोगों को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों को उपलब्ध कराते हैं जिन ग्रुपों को सरकार ने चिन्हित किया है या उन योजनाओं से इनको संबद्ध यानी कि जोड़ दिया है। लेकिन दक्षिण भारत में, जैसे कि तमिलनाडु में बताया गया, यही काम वहाँ पर कोऑपरेटिव करती है। हमारे यहाँ कोटेदार के माध्यम से होता है, उनके यहाँ कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। In Delhi, Mother Dairy is making stride in provision of milk and vegetable to the customer at controlled rate decided by the government of Delhi। अब दिल्ली में क्या है, वहाँ पर मदर डेयरी एक संस्था है, यानी कोऑपरेटिव है मदर डेयरी। ये क्या करती है, इसको बहुत सफलता मिले है क्योंकि यह दूध और वेजिटेबल सब्जियाँ, यानी दूध और सब्जियाँ कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराती हैं। वो भी कैसे, एक रेट यानी कि मूल्य तय किया जाता है किसके द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट, यानी दिल्ली गवर्नमेंट जो रेट तय करेगी उसी रेट पर मदर डेयरी लोगों को दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है। अमूल इज एनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात। अब दूसरा देखिए कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, गुजरात में जो कि है, इसका नाम क्या है, अमूल डेयरी। अमूल डेयरी क्या करती है, मिल्क प्रोडक्ट को वो प्रोवाइड कराती है, कम कीमत पर प्रोवाइड कराती हैं। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये कोऑपरेटिव के हैं, इनको आप लिख लेंगे। पहला है दिल्ली में जो चलता है उसका नाम है मदर डेयरी, जो गुजरात में चलता है उसका नाम क्या है, अमूल है। अमूल भी कम कीमत पर मिल्क प्रोडक्ट को देश के लोगों को उपलब्ध कराता है। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट व्हाइट रिवोल्यूशन इन द कंट्री। और इन्हीं कोऑपरेटिव के चलते भारत में क्या हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन माने क्या होता है, दूध के क्षेत्र में जब प्रोडक्शन बढ़ जाए उसको बोलते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन। तो व्हाइट रिवोल्यूशन आप इसको अंडरलाइन करिए और लिख भी लीजिएगा कि व्हाट इज व्हाइट रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध के उत्पादन में जब बढ़ोतरी होती है और दूध से बने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जब बढ़ोतरी होती है उसी को व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। और इन व्हाइट रिवोल्यूशन में जो मदर डेयरी है और जो अमूल है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। These are a few examples of many more cooperative running in different parts of the country, ensuring food security of different section of the society। और इन कोऑपरेटिव का फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिमिलरली इन महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी ADS। अब देखिए महाराष्ट्र में एक संस्था है, इसका नाम है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, हैज़ फैसिलिटेटेड ए नेटवर्क ऑफ NGO फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन। महाराष्ट्र में क्या है, अनाज के बैंक खोल दिए गए हैं, अनाज के बैंक खोल दिए गए हैं। किसके तत्वावधान में, इसको कहते हैं महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, यानी विकास विज्ञान की एकेडमी। और इसमें क्या हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे बैंक खोल दिए गए हैं और इन बैंकों में क्या रखा जाता है, फूड ग्रेन्स यानी अनाज रखा जाता है जो गरीब लोगों को कम कीमत, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। इनको हम NGO के नाम से जानते हैं। ग्रामीण बैंक आर नाउ स्लोली टेकिंग शेप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र। इसके अलावा महाराष्ट्र में कई क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक भी बनाए गए हैं। ADS efforts to set up grain banks to facilitate replication through other NGOs and to influence the government policy on food security are thus पेइंग रिच डिविडेंड्स। ये जितनी भी स्कीमें हैं इनसे अच्छा लाभ मिल रहा है, इसलिए इन स्कीमों को वहाँ पर चलाया जाता है। द ADS ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेज्ड एज ए सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। यानी जो ADS प्रोग्राम है यानी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जिसके अंतर्गत ग्रेन बैंक्स बनाए गए हैं, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और एक नया नवोच्चार कह सकते हैं, यानी एक नई चीज़ के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अब यहाँ पर लेसन की समरी दी गई है जिसे आपको स्वयं ही रीड आउट करना है।
तो इस तरह जो चैप्टर 4 था आपका इकोनॉमिक्स का, यह कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करते चलिए। और सबसे ज़रूरी है कमेंट करना। कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरे वीडियो में क्या कमी रह गई है, क्या अच्छाइयाँ हैं, ताकि मैं और उसको बेस्ट कर सकूं। तो इसमें आपका सहयोग आवश्यक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।